तो हम निहारते रूप कांच के पीछे, क्योंकि हमें हमारी आंखें ऐसा सब कुछ देखने की आदी हो चुकी जो अच्छी लगती हैं। हमारा मनस ऐसा सब कुछ सुनने के लिए, ऐसा कुछ सब कुछ पाने के लिए आदी है जो सरल लगता है, जो अच्छा लगता है। लेकिन हम यह बात नहीं स्वीकार करते कि उस मछली की व्यथा क्या है। त्रिलोचन की एक कविता है और उस कविता में राम और लक्ष्मण का मिथक लिया गया है और उसमें कवि कहते हैं कि लक्ष्मण बहुत ध्यान मग्न होकर के तालाब की ओर देखते हैं और तालाब में एक बगुला जो है ध्यान लगाए हुए एक पैर पर खड़ा हुआ है। लक्ष्मण इस मिथक को कहते हैं कि भैया देखो, ये बगुला कितना ध्यान लगा करके आपका भजन कर रहा है, आप यानी ध्यान मग्न, योग मग्न है एकदम। राम कहते हैं कि हाँ, ये सच्चाई है कि ये ध्यान मग्न है, लेकिन इसका ध्यान कहाँ है, मछलियों को निगल जाने में है। यानी मछलियों की जो स्थिति है उसकी बात प्रगतिशील कवि त्रिलोचन अपने ढंग से कहते हैं और प्रयोगवादी कवि अज्ञे अपने ढंग से कहते हैं कि मछलियों को जीने के लिए किस तरह से अपनी ज़िंदगी से संघर्ष करना पड़ता है। आर्थिक असमानता की बात प्रगतिवादी कवि मुख्य तौर से करते आए हैं और यह बात प्रगतिवादी ही नहीं, छायावाद से शुरुआत हो जाती है। जैसा कि चर्चा में कहा कि निराला वह तोड़ती पत्थर की बात करते हैं, भिक्षुक की बात करते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पीठ पेट दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी बरदाने को भूख मिटाने को, वह मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता पथ पर आता। तो ये बात दिनकर भी कहते हैं कि स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। और यही परंपरा आप देखिए कि फिर प्रयोगशील कविता में भी है, प्रयोगवादी कविता भी इसी में आती है। अज्ञे लिखते हैं, तुम जो बड़े बड़े गद्दों पर ऊंची दुकानों में उन्हें कोसते हो जो भूखे मरते हैं खानों में, तुम जो रक्त चूस ठठरी को देते हो जलदान, सुनो तुम्हें ललकार रहा है, सुनो घृणा का गान। ये कविता तो वैसे ही है। आप तीन पंक्तियां जो शुरुआत में कही उसमें और चौथी पंक्ति में सुनो घृणा का गान, महत्वपूर्ण पंक्ति इसलिए बनती है कि मैं गान तो गा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी प्रति हमारी नफ़रत है, घृणा है। यानी ये नागार्जुन में भी देखी जाती है और नागार्जुन में तो बहुत ही इस व्यापक स्तर पर, और उन्होंने तो खादीधारी और जो उच्च वर्ग है उनको सारे को समेट लिया है। प्रयोगवादी कवि अज्ञे इसको अपने ढंग से कहते हैं कि जो लोग ऊंची ऊंची इमारतों में बैठे हुए हैं, भवनों में बैठे हुए हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं और खून चूस करके उसे इस तरह फेंक देते हैं कि वह इंसान कहीं का नहीं रहता है। तो ये असमानता की बात है। एक के पास इतना बहुत कुछ है कि खा नहीं पाता है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, भूखों मर जाता है। तो ये स्पष्टता भी प्रयोगवादी कवि करता चलता है। निश्चित तौर पर ये कविता जो निराला और पंत में भी, ताजमहल और इसमें भी आ जाती थी, या परवर्ती कविताओं में निराला की और पंत की कविताओं में देखी जाती हैं और दिनकर में तो विशेष तौर पर देखी जाती हैं। तो इन कवियों ने उसी श्रृंखला में ये प्रयोगवादी कवि अज्ञे अपनी बात इस तरह से करते हैं। फिर प्रयोगवादी कवियों ने क्षण के महत्व पर विशेष जोर दिया है। यानी व्यक्ति के पास जो कुछ भी है उसका अपना वजूद है और एक क्षण की भी कीमत कम नहीं आकी जा सकती। आने वाले एक क्षण में या वर्तमान एक क्षण में कहाँ से क्या प्रलय हो सकता है उसका अंदाज लगाना बहुत ही कठिन है। और अज्ञे की कविता हिरोशिमा पर जब लिखते हैं, और वो देखिए एक ही क्षण ऐसा था कि उसने पूरी सृष्टि को एक चैलेंज, एक चुनौती दे दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए बमबारी के कारण आज भी वहाँ की जो जनरेशन है वो काफ़ी विकृत और विकलांग पैदा हो रही है। तो वो एक ऐसा क्षण था। ज़िंदगी में भी ऐसे कई क्षण आते हैं जहाँ पर हम अहम फैसला लेने के लिए या कुछ अहम कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं। तो क्षण का महत्व नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारे पास वर्षों का समय हो, हमारे पास इतना हो उतना हो, लेकिन एक क्षण भी है तो उसे कैसे जिया जाए।
यह बात प्रेम के संदर्भ में भी लागू होती है और आर्थिक संदर्भ में भी लागू होती है। तो क्षण की बात करते हुए कवि अज्ञेय कहते हैं, क्षण अमोघ है इतना मैंने पहले भी पहचाना है। क्षण अमोघ है इतना मैंने पहले भी पहचाना है, इसलिए सांझ को नश्वरता से नहीं बांधता। इसलिए सांझ को नश्वरता से नहीं बांधता। सामान्य तौर पर हमारा भारतीय दर्शन यह रहा है कि ब्रह्म एक है और संसार नश्वर है। एको अहम द्वितीयो नास्ति अहम सत, और ये बात है कि ब्रह्म एक है और संसार की नश्वरता की बात है। अज्ञेय या प्रयोगवादी कवि मानते हैं कि संसार नश्वर है, ये बात ठीक है, लेकिन जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है, उसका एक पल कोई नश्वर नहीं है, उसको जिया जाना चाहिए। और यह बात आप देखिए तो मार्क्सवादी प्रभाव से हमें लागू दिखाई देती है कि मार्क्स भी यही मानते हैं कि ईश्वर जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। अगर ईश्वर होता या था, जिसे निश्चय कहते हैं, तो उसकी मृत्यु हो चुकी है। खैर ये बात तो अलग है, लेकिन क्षण के महत्व को जो प्रयोगवादी मानते हैं, समझते हैं, वो सीधा कहीं न कहीं मार्क्सवादी चेतना से भी जुड़ता है। तो क्षण का महत्व अमोघ है, जिसका हम मोल नहीं चुका सकते हैं, जिसकी हम सामान्य रूप से गणना नहीं कर सकते हैं। और इस क्षण के महत्व को प्रयोगवादी कवि लगभग सभी ने ही और नई कविता के कवियों ने भी स्वीकार किया है। आगे हम प्रतीक की बात करें तो अज्ञेय ने अपने कविता में 2-3 तरह से नए प्रयोग किए हैं। यानी एक परंपरागत जो प्रतीक होते थे उनकी बात, और फिर उसमें कुछ निजी प्रतीक के रूप में। लेकिन परंपरागत प्रतीक को अज्ञेय ने ज्यों का त्यों नहीं अपनाया है, उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन किया है। जैसे कि मान लीजिए कि परंपरागत प्रतीक में कहीं भी कोई पक्षी आता है, क्रौंच की बात करें तो क्रौंच पक्षी की बात एक कि वाल्मीकि ऋषि जो हैं, क्रौंच का मैथुन देख करके और बहेलिया ने जब उसे मार दिया और क्रौंच मर जाता है तो रामायण की सृजन करते हैं वो। तो ये एक परंपरागत प्रतीक था कि बहेलिया द्वारा मारा गया जो क्रौंच है, वो उससे जो उत्पन्न हुई वेदना, और उस वेदना के कारण कवि महाकाव्य लिखता है। एक परंपरागत बात थी, एक मिथक था। लेकिन इस मिथक को अज्ञेय ने अपने ढंग से, अब जब क्रौंच बैठा हो तो यह नहीं मान लेना कि चाहिए कि वही पुरानी संवेदना है। यानी क्रौंच की अभिव्यक्ति अज्ञेय जी अपने ढंग से करते हैं। कुछ 1-2 प्रतीकों की बात यहाँ पर हम देख सकते हैं स्लाइड में। परंपरागत प्रतीक हैं। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सुनी बह जाए। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमें छोड़कर स्रोत सुनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा था कि क्रौंच बैठा हो कभी वाल्मीकि पर, तो मत समझ वह अनुष्टुप बाँचता है संगिनी के स्मरण के। क्रौंच बैठा हो, ये दोनों बातें, 2-3 उदाहरण देने से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि परंपरागत प्रतीकों को कवि अज्ञेय अपने वर्तमान संदर्भों में और प्रयोगवादी संदर्भों में किस तरह प्रयोग करते हैं। तो ये हम नदी के द्वीप हैं, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सुनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। कविता पूरी पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि नदी जो है एक विशाल समाज का प्रतीक है और द्वीप जो है व्यक्ति की अस्मिता का प्रतीक है। नदी विशाल है, लेकिन जो व्यक्ति है उसकी अस्मिता भी कम नहीं है। ये अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव है, जो बात प्रतीक रूप में अज्ञेय कहते हैं। नदी विशाल है, नदी की महिमा अखंड है, और नदी में इस तरह अगर देखें तो काफ़ी कुछ समाहित रहता है। यानी जैसे विशाल समाज में सब कुछ समाहित रहता है, लेकिन इससे यह तो नहीं है किसी एक व्यक्ति के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया जाए।
जैसे कोई चट्टान है और चट्टान वर्षों 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 तक नदी की थपेड़ को झेलता रहता है और वो एक दिन ऐसा आता है कि उसमें दरार सी पड़ जाती है उसमें, और वो कटता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो चट्टान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर भी इसके बावजूद वो कट कट के जो रेती बनती है वो समुद्र में जाकर या एक ऐसे निश्चित स्थान पर जाकर फिर से एक चट्टान का रूप धारण करती है। यह बात मार्क्स ने भी अपने जो वाद प्रतिवाद और संवाद की बात थी, थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस की बात में अपने ढंग से वहाँ पर रखी थी, किंतु उससे प्रभावित जो प्रयोगवादी हैं वो इस बात को इस कविता में रखते हैं। नदी में रेत बह जाए तो रेत का वजूद क्या रहेगा। यहाँ पर जो नदी की बात की गई है, ये विशाल समाज की बात कही गई है और मनुष्य की अहम और अस्तित्व की बात कही गई है। ये दोनों बात स्पष्ट हो जाती हैं कि अगर छोटा सा छोटा प्राणी है तो उसका भी अपना वजूद होता है, अपना अस्तित्व होता है। उस अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए उसकी अपनी जिम्मेदारी है और इसी कारण आप देखिए तो अज्ञे जी पर यह आरोप भी लगा है कि वे अहमवादी रहे हैं। एक दूसरी प्रतीक जो निजी प्रतीक के रूप में हम लेते हैं वो भी देखते हैं। हम निहारते रूप, जिसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। हम निहारते रूप, कांच के पीछे हाँफ रही है मछली, रूप तृषा भी और कांच के पीछे है जिजीविषा। यहाँ मछली जो है जिजीविषा की प्रतीक है। ये एक नया प्रतीक था। मछली को इससे पहले जिजीविषा का प्रतीक शायद ही किसी ने किया हो। तो जिजीविषा यानी जीने की उत्कट इच्छा मछली के अंदर है और वो संघर्ष करती है और ऐसा संघर्ष कि शायद पानी के बिना वो एक क्षण भी जी नहीं सकती। इसके बावजूद भी वो कांच की दीवारों के बीच अपने को संघर्ष करता हुआ पाती है। एक परंपरागत प्रतीक में ही हम में जाएं और तो उदाहरण दे सकते हैं और वो बहुत प्रख्यात प्रचलित उदाहरण है। सांप कविता जो है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, ये डसना कहाँ से सीखा, ये विष कहाँ से पाया। ये सांप कविता जो है ये महानगरीय जो सभ्यता है, ये महानगरीय जो धोखाधड़ी है, यह महानगरीय छल है। यहाँ पर यही नहीं मालूम होता कि कौन अपना है कौन पराया है। तो जो सांप जो मनोविज्ञान में या फ्रायड के यहाँ काम का प्रतीक था, उसको परंपरागत रूप से या पुराने प्रचलित रूप से आगे तोड़ करके अपने ढंग से रखते हैं। तो सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। और इसी के संदर्भ में जो किसी अन्य कवि ने कहा कि आदमी में विष इस कदर से भर गया है कि विषधरों का वंश सारा डर गया है। कल सुनोगे कि आदमी के काटने से रास्ते में सर्प कोई मर गया है। यह स्थिति जब आती है तो सांप को अज्ञे जी ने एक नया प्रतीक दिया। न वो काम का प्रतीक है और न भगवान के किसी रूप का प्रतीक है, जैसा कि पुराणों और मिथकों में है। यहाँ जो सांप है वो महानगरीय असभ्यता, महानगर धोखाधड़ी, महानगरीय छल कपट प्रपंच का प्रतीक बन करके आता है। प्रतीक के बाद कुछ चर्चा बिंब पर किया जाए। हम बिंब की बात जब करते हैं तो छायावादी कवि या प्रतीकवादी कवि जो थे वो किस तरह से बिंब की बात करते थे, लेकिन प्रयोगवादी कवि अपने ढंग से बिंब की बात करता है। एक दो बिंबों की चर्चा यहाँ पर करता हूँ। जैसा कि हिरोशिमा कविता का उल्लेख किया था, एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। आप सभी जानते हैं कि महायुद्ध का परिणाम इतना भयानक हुआ जिसके कारण आज भी वहाँ की जनता और वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ और इस तरह की अणुबम का प्रयोग किया गया तो दुनिया ही चौपट हो जाएगी। यह बात भी सभी लोग जान चुके हैं। तो जो बिंब आता है यहाँ पर, आप देखिए कि ये आकाश से कोई सूर्य नहीं चमका था, ये
फटी मिट्टी से, यानी जो बम गिरता है और बम गिरता है और पूरी मिट्टी धरती फट जाती है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है और उससे जो किरणें निकलती हैं और उससे सब जैसे एक लावा फैल जाता है और इससे चारों तरफ देखिए तो ये आदमी के मृत्यु की बात आती है और लाशें बिछ जाती हैं, तो वो बातें इसमें आती हैं। दूसरा एक प्रतीक है, आंगन के पार द्वार खुले, द्वार के पार आंगन। अब यहाँ देखिए कि आंगन के पार द्वार और आंगन, फिर उसके बाद आंगन। खास करके उत्तर भारतीय जो ग्रामीण समाज में घर की संरचना है, उसमें आंगन घर के बीच में होता है और उसके चारों तरफ फिर रूम्स, कमरे होते हैं। उसके बाद अगर बड़ा घर है तो आंगन फिर दोबारा होता है, उसके बाद जिसे अहाता कहते हैं, उसके बाद द्वार आता है। और तो ये द्वार की जो बात आती है तो जीवन जगत के रहस्य की बात इस के द्वारा है। यानी एक आंगन है, आंगन के बाद अहाता वो द्वार है और उसके बाद द्वार, आंगन के पार द्वार, यानी जो ये कड़ी परंपरा जुड़ती जाती है, इसमें ये बात शामिल आती है कि जीवन और जगत की जो रहस्य है वो इस आंगन के पास द्वार के द्वारा, यानी द्वार के द्वारा उन्होंने कवि ने किया है। एक दूसरी, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। तो ये यहाँ संवेदना और विचार का द्वंद्व है। मछली जो है पानी के अंदर, जल के अंदर उछलती है